ठंडी शुरुआत से शुरू करते हैं जैसे पहले थी। एक आदमी, एक निजी द्वीप और ऐसी फाइलें जिनमें नाम से ज्यादा चुप्पी लिखी है। जेफरी एप्स्टीन मरा हुआ है, लेकिन उसकी फाइलें जिंदा हैं और 2026 में अचानक फिर से चर्चा में है, क्योंकि सवाल का नहीं है, सवाल है पैसे का और ताकत का। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक अमीर अपराधी था या फिर एक ऐसा सिस्टम जो ब्लैकमेल को बिजनेस बना चुका था? और यहीं से कहानी असहज हो जाती है। अब साफ कर लें, कोई भी पुख्ता सबूत यह नहीं कहता कि एप्स्टीन किसी देश का ऑफिशियल एजेंट था, ना ही किसी मौजूदा प्रधानमंत्री या सरकार पर सिद्ध आरोप है। लेकिन जो दस्तावेज, फाइनेंशियल पैटर्न और टाइमलाइन सामने आते हैं, वो सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि पैसा झूठ नहीं बोलता, वो बस छिपता है। एप्स्टीन कोई अरबपति नहीं था, उसका कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई आईपीओ नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, फिर भी प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक सीधी पहुंच। तो पैसा आया कहां से? यहीं से ब्लैकमेल इकोनॉमी की थ्योरी शुरू होती है। सरल भाषा में समझो, अगर किसी ताकतवर इंसान की ऐसी जानकारी हो, तस्वीर, वीडियो, ईमेल, जो बाहर आए तो करियर, सरकार या देश हिल जाए, तो वो जानकारी खुद एक एसेट बन जाती है। शेयर से ज्यादा वैल्यूएबल, सोने से ज्यादा सुरक्षित। अब यहां कहानी में एक और परत जुड़ती है, गिस्लेन मैक्सवेल। अक्सर उसे एप्स्टीन की वाइफ कहा जाता है। असल में वो उसकी लॉन्ग टर्म पार्टनर थी, लेकिन असली वजन उसके पिता के नाम में है, रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल ब्रिटिश मीडिया टाइकून थे और कई पूर्व इंटेलिजेंस सोर्सेज ये दावा करते रहे हैं कि वो मोसाद का ट्रिपल एजेंट थे। 1991 में उसकी मौत होती है, अपनी यॉट से समुद्र में गिरकर। रहस्यमय और हैरानी की बात, इजराइल में उसे स्टेट लेवल फ्यूनरल मिलता है, प्रधानमंत्री तक शामिल होते हैं। ये कोई अदालत का फैसला नहीं है, लेकिन यही वो बैकग्राउंड है जहां से गिस्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन की दुनिया में आती है। और तभी ये नेटवर्क सिर्फ निजी कम और सिस्टम लेवल ज्यादा लगने लगता है। इतिहास देखो, कोल्ड वॉर में केजीबी और सीआईए दोनों ने यही मॉडल इस्तेमाल किया। हनी ट्रैप, रिकॉर्डिंग, फाइलें, नाम नहीं, लीवरेज जमा किया जाता था। आरोप ये हैं, एप्स्टीन उसी मॉडल का एक प्राइवेट आउटसोर्स्ड वर्जन था, सरकारी नहीं, एलीट पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट ताकत के बीच, जिसमें सीधे तौर पर दुनिया के बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस 2 साल से 16 साल को तस्करी करके अपनी सारी हैवानियत उतारते थे। अब फाइनेंस पर लौटते हैं। एप्स्टीन के अकाउंट्स में पैसा आता था ऑफशोर ट्रस्ट से, शेल कंपनियों से, वर्जिन आइलैंड्स, पनामा, लग्जमबर्ग जैसे ठिकानों से। ये वही जगहें हैं जहां पैसा नहीं, पहचान छुपाई जाती है। अगर कोई ब्लैकमेल सिस्टम चलता है तो पैसे का फ्लो सीधा नहीं होता, न सैलरी, न ओपन ट्रांसफर, बल्कि कंसल्टिंग फीस, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कागजों में सब लीगल, असल में खामोशी की कीमत। अब मोसाद वाला एंगल क्यों बार बार उछलता है? एक वजह, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री। रिकॉर्ड में है कि बराक और एप्स्टीन के बीच करीबी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टीन ने बराक के लिए इंटरनेशनल डील्स ब्रोकर की, पैसा, कनेक्शन, ग्लोबल पहुंच। फिर वही बात, करीबी होना अपराध नहीं है, लेकिन जब वही इंसान ब्लैकमेल, ऑफशोर मनी और एलीट नेटवर्क के बीच खड़ा हो तो शक पैदा होते हैं। अब भारत और कनेक्शन, सीधे शब्दों में, आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं जो भारतीय सरकार को एप्स्टीन नेटवर्क से जोड़ता हो। लेकिन 2026 की फाइल्स में कुछ ईमेल्स का जिक्र जरूर है, जहां एप्स्टीन खुद क्लेम करता है कि 2017 की इजराइल विजिट के लिए उससे सलाह ली गई थी। तो नामों से ज्यादा मॉडल को देखना जरूरी है। असल खतरा यह नहीं है कि कौन जुड़ा था, असल खतरा यह है कि अगर ऐसा ब्लैकमेल फाइनेंस मॉडल सच में चलता रहा हो तो कितने फैसले देशों के हित में नहीं, फाइलों के डर से लिए गए होंगे। यही असहज गणित है। एक नेता इज इक्वल टू एक देश, एक फाइल इज इक्वल टू लाखों लोगों का भविष्य। हाइप कहती है सब साजिश है, रियलिटी कहती है इतिहास में साजिशें इसलिए सफल होती हैं क्योंकि वो पूरी तरह झूठ नहीं होती। थोड़ा सच, थोड़ा लालच और बहुत सारी चुप्ती। 2026 की एप्स्टीन फाइलें शायद कभी पूरी तरह पब्लिक न हो, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो उजागर हो तो अपराध नहीं, पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो जाता है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन किसके लिए काम करता था। असल सवाल यह है कि अगर ताकतवर लोगों के राज आज भी मुद्रा की तरह ट्रेड हो रहे हैं तो हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं? और उस दुनिया में कीमत ज्यादा किसकी है, वोट की या खामोशी की?